हेलो स्टूडेंट, मैं संजीव पांडे अन अकेडमी के लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी के चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग गुप्तोत्तर कालीन इतिहास का अध्ययन करेंगे और गुप्तोत्तर कालीन इतिहास का अध्ययन करने से पूर्व हम लोग अन अकेडमी के बारे में कुछ आधारभूत बातों को जान लेते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अन अकेडमी देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे सब्सक्रिप्शंस लेने पे क्या क्या सुविधाएं आपको मिलती हैं, इसको हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शंस लेने पे आप लोगों को डेली लाइव क्लासेस की सुविधा मिलती है। लाइव क्लासेस के माध्यम से हम लोग अपने सिलेबस का डिस्कशन भी करते हैं, पूरे सिलेबस को कंप्लीट भी करते हैं और में भी अगर कोई डाउट होता है तो उसको भी समाप्त करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो भी कोर्सेज आपको मिलता है वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है। जो भी शेड्यूल भी आपको मिलता है वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है। इसके माध्यम से आपका पूरा क्लास कंप्लीट करवाया जाता है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे लाइव टेस्ट और क्विज की भी सुविधा मिलती है और वीडियो का यहाँ पे अनलिमिटेड एक्सेस भी आपको मिलता है। मे बी किसी क्लास में आप लाइव उपस्थित नहीं हो पाते तो आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाता है। इसके अलावा हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अन्य बातों को। आप लोग अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से अन अकेडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि अन अकेडमी के ऐप पर जो फ्री की लाइव क्लासेस मिलती हैं वो आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इसी के माध्यम से आप लोग अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शंस यानी एडमिशन को भी प्राप्त कर सकते हैं। चाहे वो सामान्य अध्ययन का सब्सक्रिप्शन हो, चाहे वो ऑप्शनल कोर्स का सब्सक्रिप्शन हो और चाहे वो किसी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ही सब्सक्रिप्शन क्यों ना हो। इसके अलावा मैं अपने बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग इसे ज्वाइन कर लें। जो हमारी क्लासेस होती हैं उसका लिंक हमारे द्वारा यहीं पे प्रोवाइड किया जाता है, शुरू से आखिरी तक का आपको लिंक यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा हमारी क्लास का पीडीएफ भी आपको इसी लिंक पर मिलेगा। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इसे आप लोग ज्वाइन कर लें। इसके अलावा यूपीएससी से संबंधित जो अन्य बातें होती हैं समय समय पर, उसकी भी जानकारी मेरे द्वारा आपको यहीं प्रोवाइड की जाती है। मैं अपने बारे में दोस्तों आप लोगों को बताता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरा नाम संजीव पांडे है। 8 साल से ज़्यादा से मैं इतिहास को विषय के रूप में और सामान्य अध्ययन के रूप में पढ़ा रहा हूँ। आप लोगों के बीच में ही पढ़ा रहा हूँ। कई ऑफलाइन बड़ी बड़ी संस्थाओं में हमने पढ़ाने का काम किया है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के सामने हैं। और ऑनलाइन में भी हमने देश के सबसे बड़े संस्थान में भी पढ़ाने का काम किया है। 8 साल से ज़्यादा से इतिहास को मैं पढ़ा रहा हूँ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हमने एमए की शिक्षा प्राप्त की। 2 बार मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है, 2011 और 2013 में। इसके अलावा हमने यूपीपीसीएस का भी कई बार इंटरव्यू दिया है। तो ये जो एक्सपीरियंस है इतना बड़ा, ये है आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा, बहुत ही फलदायी होगा। इसको भी आप लोग समझते रहें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे सब्सक्रिप्शंस लेने पे आप लोग देखेंगे तो जो देश के बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं यानी मार्गदर्शक हैं, चाहे वो रोमन सैनी जी हों, चाहे वो मोराल पटेल जी हों, इसके अलावा अन्य एक्सपर्टों का भी आप लोगों को मार्गदर्शन मिलेगा। दोस्तों मैं भी इसी में शामिल हूँ, तो मेरा भी निरंतर आप लोगों को मार्गदर्शन मिलता रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे सब्सक्रिप्शंस लेने पे आप लोग देखेंगे तो यूपीएससी पीटी, यूपीएससी मुख्य परीक्षा का पूरा कोर्स कंप्लीट करवाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे एनसीईआरटी का भी अध्ययन करवाया जाता है। एनसीईआरटी के अलावा यहाँ पे करंट अफेयर्स यानी समसामयिकी का भी अध्ययन करवाया जाता है। इसके अलावा आप लोग अपने परीक्षा की तैयारी कैसे करें, आपकी स्ट्रेटजी क्या हो, आप प्रैक्टिस कैसे करें, इसके बारे में भी आपको बताया जाता है। इसके अलावा आप लोगों को मुख्य परीक्षा में आप लोग नंबर अच्छा कैसे लाएं, अच्छा मार्क्स कैसे लाएं, इसके बारे में भी आपको बताया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसमें हम लोग सब्सक्रिप्शंस लेने पे दो तरीके का यहाँ पे सब्सक्रिप्शंस मौजूद है। एक प्लस कोर्स का है, एक आइकॉनिक कोर्स का है।
इसमें प्लस कोर्स के सब्सक्रिप्शंस के रूप में 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने यानी 3 साल का भी सब्सक्रिप्शंस आपके बीच में मौजूद है। आप लोग यहाँ पे कम से कम 6 महीने का सब्सक्रिप्शंस लें और इसकी फीस 40,500 रुपये है, और 12 महीने का सब्सक्रिप्शंस की फीस 49,500 रुपये है। अन्य भी सब्सक्रिप्शंस की फ़ी यहाँ पे मेंशन है। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स होती है तो मुझसे भी सीधे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें सब्सक्रिप्शंस लेते समय आप लोग हमारे रेफरल कोड SANJEEB का प्रयोग करें। ऐसा करने पे आपको इस फी में 10% की छूट मिलेगी। इसके अलावा हम लोग आइकॉनिक कोर्स के सब्सक्रिप्शंस के बारे में भी जान लेते हैं। तो जो आइकॉनिक कोर्स है यह बड़ा ही आधारभूत कोर्स है। यहाँ पे आप लोग सब्सक्रिप्शंस लेते हैं तो यहाँ पे 12 महीने और 24 महीने, 12 महीने का सब्सक्रिप्शंस मौजूद है और 24 महीने का सब्सक्रिप्शंस मौजूद है और 36 महीने का सब्सक्रिप्शंस मौजूद है। तो 12 महीने के सब्सक्रिप्शंस की फ़ी 69,500 रुपये है। 24 महीने के सब्सक्रिप्शंस की फ़ी 1,07,000 रुपये है। 36 महीने के सब्सक्रिप्शंस की फ़ी 1,41,000 रुपये है। इसमें भी आप लोग सब्सक्रिप्शंस लें तो हमारे रेफरल कोड संजीव का प्रयोग करें। ऐसा करने पे आपको इस फी में भी 10% की छूट मिलेगी। आइकॉनिक कोर्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे डेली आपको लाइव क्लासेस की सुविधा मिलती है, टेस्ट सीरीज की सुविधा मिलती है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस करने को मिलता है। इसके अलावा शेड्यूल आपका स्ट्रक्चर्ड होता है, पर्सनल कोच भी यहाँ पे दिया जाता है। इसके अलावा डेली मेंस और पीटी प्रैक्टिस करने को मिलता है, स्टडी प्लानर रहता है और पर्सनली फीडबैक भी लिया जाता है। इसके अलावा ऑप्शनल पेपर का भी सब्सक्रिप्शंस आप लोग यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ये भी 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने और 36 महीने के रूप में मौजूद है। इसमें भी एडमिशन लेते समय आप लोग हमारे रेफरल कोड SANJEEB का प्रयोग करें। इसमें भी आपको 10% की छूट मिलेगी। इसके अलावा अनअकैडमी समय समय पर एक कॉम्बैट सीरीज का प्रारंभ करती है। दिसंबर में किया था, जनवरी में भी किया था और फरवरी में भी। फरवरी के फर्स्ट वीक में एक कॉम्बैट सीरीज है। इसमें आप लोग एक कॉन्टेस्ट में भाग लेते हैं और उस कॉन्टेस्ट फॉर्मेट में आपको 60 क्वेश्चन मिलते हैं। 60 मिनट का समय अब मिलने लगा है। इसमें आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो आपको इसमें रैंक मिलती है। आपको क्या मिलती है? आपको रैंक मिलती है। अगर अच्छी आपको रैंक है 1 से 3 तक तो आपको 3 महीने के प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। इसके अलावा इससे कम रैंक होती है तो 1,000 का अमेजन का वाउचर आपको दिया जाता है। इसके अलावा 6 महीने यूपीएससी पीटी के एग्जाम को काफ़ी अब कम समय रह गया। 6 महीने से मतलब करीब करीब 4 महीने का समय आप लोग मान के चलिए, 4.5 महीने का समय। तो आप लोग यूपीएससी पीटी में यहाँ पे स्पेशल बैचेस प्रारंभ किए गए हैं तो उसमें आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, सब्सक्रिप्शंस ले सकते हैं आप लोग। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ अन्य बातों को हम लोग जानते हैं। तो अनअकैडमी ने कई बैचों को प्रारंभ किया हुआ है, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और अनअकैडमी का जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस है उसकी जो फी है वो एक तरीके से हाइक यानी बढ़ चुकी है। उसमें जल्दी से आप लोग सब्सक्रिप्शंस ले लें। अब पहुंचते हैं आज की क्लास पर। हम लोग गुप्तोत्तर काल का अध्ययन करेंगे। हम लोग आज गुप्तोत्तर काल का अध्ययन करेंगे। गुप्तोत्तर कालीन इतिहास का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि गुप्तोत्तर कालीन इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। सबसे पहले इस बात को हम लोग जान लेते हैं। तो गुप्तोत्तर कालीन इतिहास में हम लोग मालवा के यशोवर्मन के इतिहास को पढ़ेंगे। किसके इतिहास को पढ़ेंगे? मालवा के यशोवर्मन के इतिहास को पढ़ेंगे। मालवा का जो यशोवर्मन नामक शासक है इसके इतिहास का अध्ययन करेंगे। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर वल्लभी का जो मैत्रक वंश है उसके इतिहास का अध्ययन करेंगे। वल्लभी का मैत्रक वंश। इसके अलावा इसमें हम लोग हूणों के इतिहास का भी अध्ययन करेंगे। हूण कहाँ के थे, कैसे भारत में आए, इनकी विशेषता क्या है,
किसके समय में इन्होंने आक्रमण किया, और आक्रमण किया तो इसका भारतीय जनमानस पर, भारतीय स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका भी अध्ययन करेंगे। इसी में हम लोग कन्नौज के मौखरी वंश के इतिहास का अध्ययन करेंगे। मौखरी वंश का संस्थापक कौन है, कौन कौन से शासक हैं, उनकी भारतीय राजनीति और भारतीय इतिहास में क्या योगदान है, इसको भी हम लोग देखेंगे। और अंत में हम लोग थानेश्वर के वर्धन वंश का इतिहास भी देखेंगे। तो यानी इस इतिहास का अध्ययन हम लोग कुल 5 पहलुओं के अंतर्गत करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, एक एक का इतिहास हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोगों के बीच में मालवा का वर्धन वंश है। मालवा का वर्धन वंश का इतिहास है। मालवा के वर्धन वंश के इतिहास को हम लोग पढ़ते हैं। तो ये जो मालवा का वर्धन वंश है, मालवा का एसो बर्मन वंश है, मालवा का एसो बर्मन वंश है, इसके इतिहास का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो ये जो मालवा के यशो बर्मन वंश का एक तरीके से इतिहास है, वो यशो बर्मन के साथ ही प्रारंभ होता है। यानी एक तरीके से जो एसो बर्मन है, एसो बर्मन ने कहीं ना कहीं इसके पहले जो गुप्त काल था, इस गुप्त काल को इसने क्या किया, इसको कहीं ना कहीं इसकी शक्ति को हानि पहुंचाई थी। क्या पहुंचाई थी, इसकी शक्ति को हानि पहुंचाई थी। और ये जो मालवा का एसो बर्मन वंश है, इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है, इसका अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ पे मिलता है, तो ये मंदसौर प्रशस्ति में मिलता है। इसको ध्यान रखिएगा, यह मंदसौर प्रशस्ति गुप्तकालीन प्रशस्ति है, गुप्तोत्तर कालीन प्रशस्ति नहीं है। इसी में क्या हुआ था, इसी में इसका उल्लेख मिला था, यानी ये अभिलेखीय साक्ष्य है। अब इसमें क्या वर्णन है, इसमें आप लोग देखेंगे तो पाएंगे कि जो मालवा के शासक एसो बर्मन का उदय गगन मंडल में उल्का की भांति हुआ था। जैसे उल्का आप देखते नहीं, उल्का पिंड का उदय होता है, ठीक है, उसी तरीके से आप लोग देखेंगे तो इसके बारे में भी कहा गया है। इसका मतलब ये है कि यह जो शासक है यशो बर्मन, यह कहीं ना कहीं बहुत ही ताकतवर शासक है, बहुत ही योग्य शासक है। क्योंकि मंदसौर प्रशस्ति में जो इसके बारे में वर्णन मिलता है, वो इसी प्रकार का वर्णन मिलता है, इसी प्रकार का वर्णन मिलता है। और इस वंश का कहीं ना कहीं जो मुख्य शासक है, जो सबसे शक्तिशाली शासक है, वह यशोवर्मन ही है। इसीलिए हम लोग सीधे सीधे क्या कह रहे हैं, मालवा का यशोवर्मन, मालवा का यशोवर्मन, किसी अन्य शासक का नाम नहीं ले रहे हैं, सीधे मालवा के यशोवर्मन का ही नाम ले रहे हैं। तो इसके इतिहास का हम लोग अध्ययन करेंगे। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये जो मालवा का यशोवर्मन था, एक तरीके से मालवा जो क्षेत्र था वो कहीं ना कहीं मध्य भारत में है, आज भी है, और वहीं पे इसका शासन था। और इसका जो गुणगान मुख्यतः मिलता है वो मंदसौर प्रशस्ति में मिलता है, जो गुप्तकालीन कहीं ना कहीं प्रशस्ति है। इसके अलावा इसके किसी अभियान या किसी शासक से कैसे संबंध रहे, कोई विशेष इसका इतिहास नहीं मिलता है। यानी कि आप लोगों से अगर पूछा जाए कि गुप्तोत्तर काल में एक जो वंश था मालवा का, उसका प्रमुख शासक कौन था, तो यशो बर्मन था। यही आपको याद रखना है। अब गुप्तोत्तर काल में आपके सामने एक दूसरा वंश आ रहा है, और यह जो वंश है ये बल्लभी में है। बल्लभी कहाँ है, बल्लभी गुजरात में है। और बल्लभी में जो वंश गुप्तोत्तर काल में सत्ता में आया था, उसका नाम क्या था, उसका नाम था मैत्रक वंश। तो इसी मैत्रक वंश के इतिहास का अध्ययन हम लोग करेंगे। तो ये जो मैत्रक वंश है, जैसा कि हमने बताया कि ये गुजरात में है, और इस वंश का संस्थापक कौन है, तो इस वंश का संस्थापक है भट्टार्क। इसको आप लोगों को याद रखना है। जो गुजरात का ये बल्लभी का या गुजरात का मैत्रक वंश है, इसका संस्थापक कौन है, भट्टार्क इसका संस्थापक है। संस्थापक के नाम को जरूर याद रखना है।
ये कई बार जो छोटे छोटे राजवंश हैं, इनके संस्थापकों को यूपीएससी में प्रारंभिक परीक्षा में सूची या कूट के रूप में पूछ लेता है। तो ये जो मैत्रक वंश है, इसका संस्थापक कौन है? याद हुआ, भट्टार्क इसका संस्थापक है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे तो यह जो मैत्रक वंश है, इस वंश के शासक परम माहेश्वर की उपाधि धारण करते हैं। इसके पूर्व भी गुप्तकालीन शासकों को आप लोगों ने देखा होगा, तो वो भी परम माहेश्वर की उपाधि को धारण करते थे। तो ये मैत्रक वंश के शासक भी ऐसी उपाधि धारण करते थे। और इस उपाधि का संबंध किससे है? इस उपाधि का संबंध भगवान शिव से है, यानी शैव धर्म से है। यानी वल्लभी के जो मैत्रक वंश के शासक थे, यह भगवान शिव की पूजा करते थे और इनका जो राजकीय धर्म था वो शैव धर्म था। इस वंश का जो दूसरा और प्रमुख शासक मिलता है, उसका नाम है ध्रुवसेन। क्या नाम मिलता है? ध्रुवसेन इसका नाम मिलता है। यह हर्ष का समकालीन था और हर्ष का दामाद भी था। यह हर्ष का समकालीन था और हर्ष की जो पुत्री थी, हर्ष मतलब हर्षवर्धन, उसका यह दामाद भी था। कौन? ध्रुवसेन। यह मैत्रक वंश का दूसरा शासक है। यह जो वल्लभी है, इसके परिप्रेक्ष्य में आप लोग देखेंगे तो ये एक तरीके से गुप्तोत्तर काल में राजनीति का तो केंद्र बना भी था, यह शिक्षा का भी केंद्र बना था। यहीं पे वल्लभी विश्वविद्यालय भी था। यह क्या था? यह शिक्षा का केंद्र भी था। यहाँ के एक आचार्य का उल्लेख मिलता है, यानी प्राचार्य का उल्लेख मिलता है, यानी एक प्राक्टर का उल्लेख मिलता है। इस प्राक्टर का नाम क्या है? स्थिर मिति। और एक और प्राचार्य का उल्लेख मिलता है, इस प्राचार्य का नाम है गणभूति। जैसे हम लोगों ने देखा था कि जो नालंदा विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय का जब ह्वेन-सांग ने भ्रमण किया, तो नालंदा विश्वविद्यालय के भ्रमण के समय आप लोग देखेंगे तो ह्वेन-सांग कहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का जो आचार्य था, उसका नाम क्या था? उसका नाम शीलभद्र था। इस परिप्रेक्ष्य में शीलभद्र को भी आप लोग याद किए रखेंगे। और ये वल्लभी विश्वविद्यालय के दो प्राचार्यों का नाम भी याद रखेंगे, एक का नाम स्थिरमति है और दूसरे का नाम गणभूति है। आगे बढ़ते हैं भैया। इसके बाद में हम लोग हूणों के इतिहास का अध्ययन करेंगे। हूणों का इतिहास। हूण कौन है, कहाँ से आए, कैसे आए, इसको हम लोग पढ़ेंगे। हूणों के इतिहास का अध्ययन करेंगे। हूण, तो ये जो हूण हैं, ये कहाँ के निवासी हैं? ये है मध्य एशिया के निवासी हैं। लेकिन इनकी विशेषता क्या है? ये बर्बर लोग हैं। ये कैसे लोग हैं? ये बर्बर लोग हैं। जैसे आप लोग देखेंगे तो मध्यकालीन भारत में एक मध्य एशिया का ही आक्रांता भारत के ऊपर आक्रमण करता है। उसमें नादिर शाह का भी नाम आता है, जो 1739 में हमारे देश के ऊपर आक्रमण करता है। और इस समय भारत का जो मुगल बादशाह होता है वो मोहम्मद शाह होता है। इसके अलावा एक दूसरा आक्रांता भी 1748 ईस्वी में भारत के ऊपर आक्रमण करता है। उसका नाम है अहमद शाह अब्दाली। ये नादिर शाह का ही उत्तराधिकारी था। इसके पहले तैमूर लंग का भी आक्रमण आप लोग देख चुके होंगे 1398 ईस्वी में। तो ये जो आक्रांता थे, ये भी काफी बर्बर थे। और इनके अगर हम लोग परिवेश या इनकी स्थिति से देखेंगे तो कई बार अहमद शाह अब्दाली का आप लोगों को चित्र मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा कि भाई वो जब भारत के ऊपर आक्रमण कर रहा था और भारत के खेतों से, यानी किसानों के खेतों से जब वह गुजरता था, तो क्या करता था? वह अपने दांत से लगाम को पकड़ता था, जो घोड़े की लगाम होती थी। और अगर खेतों से चलता था तो दोनों हाथों से ऐसे गेहूं की बाली का झपट्टा मारा, लिया और खा गया, लिया और खा गया। और उसका जो पहनावा होता था, उसकी जो कहीं ना कहीं शान शौकत भी होती थी, वो भी कैसी होती थी? काफी बर्बर होती थी। ऐसा ही स्वरूप प्राचीन भारत में गुप्तोत्तर काल में जो एक आक्रांता है हूण, इनका भी है। ये भी काफी बर्बर ही है। ये कैसे लोग हैं? काफी बर्बर हैं।
अब ये क्या होता है, गुप्तोत्तर काल में तो इनका बहुतायत पैमाने पे आक्रमण होता है, लेकिन गुप्त काल में भी इनका आक्रमण होता है। तो ये अगर आप लोग देखेंगे तो ये एक खाना बदोश जाति है, ये एक बर्बर जाति है, ये घुमक्कड़ी इनका जीवन है। ये एक जगह नहीं रहते हैं, ये एक तरीके से घूमा करते हैं, लोगों को लूटा करते हैं और उसी से अपनी दिनचर्या को चलाते हैं। और ये जो हूण हैं, अगर हम लोग एशिया की बात करें तो हूणों की पश्चिम और पूर्वी नामक भारत में दो शाखाएं स्थापित हुई थी। एक शाखा भारत में पश्चिमी भारत में आ गई थी और एक शाखा पूर्वी भारत में आई थी। अब इसमें जो पूर्वी शाखा है भारत में, पूर्वी शाखा को श्वेत हूण के नाम से जाना गया, यानी सफेद हूण के नाम से जाना गया। और इसी ने मुख्यतया भारत पर आक्रमण किया था। इसी पूर्वी शाखा ने ही मुख्यतया भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर आक्रमण करके भारतीय लोगों को परेशान करने का काम किया था। इसके अलावा हूणों के आक्रमण की अगर आप लोग बात करेंगे तो मुख्यतया जो इनका आक्रमण हुआ था, ये कहाँ हुआ था? यह गुप्त वंशीय शासकों के समय में हुआ था। और अगर सर्वप्रथम आक्रमण की बात किया जाए तो सर्वप्रथम आक्रमण गुप्तों के समय में अस्कंद गुप्त के समय में हुआ था। और अस्कंद गुप्त वही है जिसका नाम है क्रमादित्य। अस्कंद गुप्त क्रमादित्य। इसी अस्कंद गुप्त ने हूणों को पराजित किया था। और इस समय जो हूणों का नेता था जिसने आक्रमण किया था, उसका नाम क्या है? उसका नाम है खुसनेवाज। इसको आप लोगों को याद रखना है। इसी ने अस्कंद गुप्त के समय में आक्रमण किया था सर्वप्रथम। इसने हूणों को पराजित कर दिया था, यानी अस्कंद गुप्त ने हूणों को पराजित कर दिया था, लेकिन हूण माने नहीं। जैसे खुसनेवाज का अगला जो शासक बना, उत्तराधिकारी बना, जिसका नाम था तोरमाड़। इस तोरमाड़ ने पुनः गुप्तकालीन शासकों के ऊपर आक्रमण किया, यानी अस्कंद गुप्त के ऊपर आक्रमण किया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यह है भारत में हूणों की सत्ता का संस्थापक है कौन? तोरमाड़। यानी खुसनेवाज ने भारत में हूणों की सत्ता को स्थापित नहीं किया। इसका मतलब खुसनेवाज जो था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमजोर था, लेकिन इसके बाद में जब तोरमाड़ भारत के ऊपर आक्रमण करता है तो ये भारत में अपनी सत्ता की स्थापना भी करता है। इसका मतलब खुसनेवाज से ज्यादा शक्तिशाली है कौन? तोरमाड़। एक ग्रंथ यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका नाम है कुवलय माला। और ये कैसा ग्रंथ है, किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन ग्रंथ है और जैन धर्म से संबंधित है। इसमें वर्णन मिलता है कि हूणों की राजधानी क्या थी। तो हूणों की राजधानी चंद्रभागा थी, जो चिनाव नदी के किनारे स्थित थी। किसके किनारे स्थित थी? चिनाव नदी के किनारे स्थिति थी। इसको हम लोग वेदों में किसके नाम से जानते हैं? अस्किनी चिनाव के नाम से जानते हैं। और एक और राजधानी थी और इस राजधानी का नाम था पवैया। चंद्रभागा और पवैया ये पूछा हुआ है, इसको याद रखिएगा आप लोग। इसके अलावा आप लोग देखेंगे कि एक भीतर गांव अभिलेख है। ये किसका अभिलेख है? तो हमने खूब पढ़ाया, यह अस्कंद गुप्त का अभिलेख है। और भीतर गांव के अलावा एक इसका जूनागढ़ का अभिलेख है। दो अभिलेख हैं इसके मुख्यतया। एक आपको भीतर गांव का अभिलेख है और दूसरा जूनागढ़ का अभिलेख है। इन दोनों अभिलेखों में अस्कंद गुप्त के बीच में और हूणों के बीच में जो युद्ध हुआ उसका व्यापक विवरण मिलता है। क्या मिलता है? व्यापक विवरण इसका मिलता है। इसके अलावा आप लोग देखेंगे कि अस्कंद गुप्त के समय में वही व्यापक विवरण मिलता है। इसके बाद में हूणों का जो तीसरा नेता है जो आक्रमण करता है, उसका नाम है क्या? मिहिरकुल। ये क्या है? ये तोरमाड़ का पुत्र है। ये कौन है? तोरमाड़ का पुत्र है। ये है मिहिरकुल, तीसरा शासक है। और मिहिरकुल के बारे में कहा जाता है कि यह बौद्धों का उत्पीड़क है, यानी यह बौद्ध धर्म को नहीं मानता।
इसीलिए इसको क्या कहा गया, बौद्धों का शत्रु कहा गया, यानी महात्मा बुद्ध और उनके अनुयायियों का शत्रु कहा गया। किसको, इसी मिहिर कुल को। इसको इंपॉर्टेंट कर लेना आप लोग। आगे इसने भारत में ग्वालियर लेख स्थापित कराया था। देखिए ग्वालियर लेख, ये जो ग्वालियर है आप लोग देखेंगे तो आगरा से बहुत ज्यादा दूर ग्वालियर नहीं। और ग्वालियर में ग्वालियर लेख की स्थापना किसने करवाई थी, तो इसी मिहिर कुल ने करवाई थी। ठीक। इसने सूर्य मंदिर भी बनवाया था। क्या बनवाया था, सूर्य मंदिर भी बनवाया था। इससे पता चलता है कि यह हिंदू धर्म का अनुयायी था और यह सूर्य देवता यानी सविता देवता की पूजा करता था। इसके अलावा हुएन एक चीनी यात्री है। इसने हूणों की राजधानी साकल बताया है, साकल या सियालकोट को बताया है, जो पश्चिमोत्तर भारत में स्थित थी। किसने, हुएन ने बताया है। इसके अलावा पाल वंश का एक शासक है जिसका नाम है देवपाल। देवपाल को हूणों का दर्प चूर्ण करने वाला बताया गया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पाल वंश का जो शासक देवपाल है, देवपाल ने जो हूण नामक शक्ति ने भारत के ऊपर आक्रमण किया, इसको हूणों को पराजित करने का श्रेय प्राप्त है। यानी हूणों की जो एक तरीके से बर्बरता की गौरव गाथा है, उसको समाप्त करने का काम आप लोग देखोगे तो पाल वंश का शासक जो देवपाल है इसको प्राप्त है। इसके अलावा ये जो हूण थे, हूणों की राजभाषा क्या थी आपसे पूछा जा सकता है। तो हूण चूंकि हिंदू धर्म में कहीं ना कहीं आस्था रखते थे और हिंदू धर्म की इस समय जो भाषा है, राजकीय भाषा, वो संस्कृत ही है। तो हूणों की भी राजकीय भाषा क्या थी, हूणों की भी राजकीय भाषा संस्कृत ही थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हूणों से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हुई। आगे बढ़ते हैं भैया। अब हम लोग कन्नौज के मौखरी वंश के इतिहास को पढ़ेंगे। एक नवीन वंश आप लोगों के सामने आ रहा है। ये है कन्नौज, यानी दिल्ली से 250-300 किलोमीटर की दूरी पर और कानपुर से भी इतनी ही दूरी पर कन्नौज स्थित है। ये पूरे विश्व में इत्र के लिए प्रसिद्ध है। क्यों इत्र के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा फूलों की खेती की जाती है। आप लोगों को मैं मुगल भारत के इतिहास का जब अध्ययन करवाऊंगा और उसमें हम लोग जहांगीर के इतिहास को जब पढ़ेंगे, यानी जहांगीर का जो शाब्दिक अर्थ होता है विश्व विजेता, जहां का मतलब होता है विश्व, गीर का मतलब होता है विजेता। जहांगीर अकबर का पुत्र था। बड़ी मन्नतों के बाद जहांगीर का जन्म हुआ था। जहांगीर ने अपने समय काल में कुछ समय अपनी राजधानी को आगरा से स्थानांतरित करके इसी स्वर्गद्वारी जो कन्नौज के पास में स्थित था यहीं बनाया था। और इस समय जहांगीर की जो मुख्य पत्नी के रूप में विद्यमान थी वो नूर जहां विद्यमान थी। नूर जहां का मूल नाम मेहरुन्निसा था। नूर जहां को जहांगीर प्यार से नूर महली के नाम से पुकारता था। 1608 ईस्वी में जहांगीर ने दिल्ली के चांदनी चौक बाजार में इसी नूर जहां को देखा था और चांदनी चौक नामक बाजार की शुरुआत हुमायूं नामक शासक ने की थी, जो अभी भी एक तरीके से भारत में अगर आप लोग देखोगे तो संगठित बाजारों का अभी भी गढ़ बना हुआ है चांदनी चौक। ये स्थापित कौन करता है, हुमायूं स्थापित करता है। लेकिन हुमायूं के समय में इसमें जो बड़ी बड़ी एक तरीके से सुंदरियां यानी अप्सराएं होती थी वो इसमें बाजार लगाती थी और जो राजकुमार होते थे वो खरीदारी करते थे। एक तरीके से वीवीआईपी मार्केट थी। 1608 ईस्वी में देखा, किसने देखा, जहांगीर ने देखा। किसको देखा, नूरजहां को देखा और इस पर आसक्त हो गया। लेकिन जहांगीर की जो ये नूरजहां नामक पत्नी थी, इसकी जहांगीर से विवाह होने से पहले इसका विवाह हो चुका था और उसके पति का नाम था शेर कुली।
अब जहांगीर ने एक चाल करके शेर अफगान को भेज दिया, कहाँ पे, बंगाल में, प्रांतपति या गवर्नर के रूप में भेज दिया, और पीछे से अपने कुछ सैनिकों को भेज दिया और वहीं पे उसकी कहीं ना कहीं हत्या करवा दी। तो अब नूरजहां थोड़ा परेशान थी, ऐसे में कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसको सांत्वना दी, और इसी परिप्रेक्ष्य में 1611 ईस्वी में जहांगीर का विवाह नूरजहां से हो जाता है। नूरजहां एक महत्वाकांक्षी महिला है। धीरे 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 करके वह जहांगीर के बहुत नजदीक पहुंच गई। ऐसे में जहांगीर जब अपनी प्रजा के लिए झरोखा दर्शन देता था, तब उस झरोखा दर्शन में नूरजहां भी शामिल होती थी, और कालांतर में तो जहांगीर के ऊपर इतना इसका प्रभाव बढ़ गया कि जहांगीर के साथ में वो सिंहासन को भी साझा करती थी। तो जहांगीर की जो माता थी उसका नाम अस्मत बेगम था, और अस्मत बेगम के पति का नाम था एतमादुद्दौला, यानी नूरजहां के पति का नाम था एतमादुद्दौला। तो ये सब गए हुए थे कहाँ, स्वर्गद्वारी कन्नौज, और इसी समय कन्नौज में इसकी माँ अस्मत बेगम ने इत्र का आविष्कार किया, और इसमें सहयोग इस नूरजहां ने भी दिया था। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हमने आपको कन्नौज का इतिहास बताया। और एक बात और आपको बता दूं, यह जो कन्नौज है, यह इतिहास में महोदय नगर के नाम से प्रसिद्ध है। यह भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। किसके नाम से प्रसिद्ध है? महोदय नगर के नाम से प्रसिद्ध है। इसको आप लोग याद किए रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, महोदय नगर के नाम से प्रसिद्ध है। अब यह जो कन्नौज है, इसमें शासन किसका है गुप्तोत्तर काल में? तो मौखरी वंश का शासन है। अब यह जो मौखरी वंश है, इसका संस्थापक कौन है? तो इसका संस्थापक है हरि वर्मा। और कब इसकी स्थापना करता है? जब सती प्रथा का पहला एविडेंस हमको एरण के अभिलेख से मिलता है, उसी समय 510 ईस्वी में यह जो कन्नौज का मौखरी वंश है, इसको स्थापित हरि वर्मा करता है। इसके अलावा इसकी राजधानी भी क्या है? कन्नौज ही है इसकी राजधानी भी। इसके अलावा इसका अंतरिम शासक कौन है? तो शुभ्र इसका अंतरिम शासक है। इसकी जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? यानी यह जो मौखरी वंश है, इसके इतिहास को हम लोग कहाँ से जानते हैं? तो इसके इतिहास को हम लोग हरदा लेक से जानते हैं। ये हरदा लेक कहाँ है? ये बाराबंकी में है। बाराबंकी कहाँ है? तो बाराबंकी उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है भैया? उत्तर प्रदेश में है। बहुत बड़ा नहीं, लेकिन एक छोटा जिला है, लखनऊ के पास में ही बाराबंकी पड़ता है। इसके अलावा असीरगढ़ मुद्रा लेख, ये असीरगढ़ मुद्रा लेख कहाँ है? तो वर्तमान में आप लोग देखोगे तो यह दक्षिण भारत यानी दक्कन में स्थित है असीरगढ़। यहाँ से मुद्रा का एक लेख मिला हुआ है, इससे भी इसी मौखरी वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कन्नौज के मौखरी वंश के शासक गुप्तों के सामंत थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे ये जो मौखरी वंश के शासक हैं, ये किसके सामंत हैं, यानी ये शासन करने के पूर्व किसके अधीन थे? तो ये कहीं ना कहीं मौखरी वंश के शासक इसके पूर्व क्या करते थे? गुप्तों के यहाँ नौकरी करते थे, इसीलिए कहा गया उनके सामंत थे, यानी उनके अधीन थे। तो किसके सामंत थे? गुप्तों के अधीन थे। ऐसा क्वेश्चन भी खूब पूछता है यूपीएससी, तो इसको भी ध्यान रखना है। इसी के समय में मालवा के यशोवर्मन के बाद आर्यावर्त का शासन मौखरी वंश के पास आ गया था। यानी जो मालवा का यशोवर्मन नामक शासक था, वो कहीं ना कहीं उत्तर भारत का महत्वपूर्ण शासक था। लेकिन इसकी समाप्ति के बाद में जो उत्तर भारत का शासन आया था, वो किसके हाथ में आया था? इसी मौखरी वंश के हाथ में आया था। उत्तर भारत यानी उत्तरापथ। ठीक, अब मगध के स्थान पर इस समय आप लोग देखेंगे तो मौखरियों के समय में मगध के स्थान पे उत्तर भारत में इस कन्नौज का राजनीतिक उत्कर्ष होना प्रारंभ हो चुका था। इसीलिए यह राजनीतिक गतिविधियों का सेंटर यानी केंद्र भी बन चुका था। ये देखो एक चीज यहाँ पे लिखी भी है, कन्नौज को महोदय नगर के नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा ये जो मौखरी शासक थे, ये भगवान शिव के उपासक थे, यानी इनका भी जो राजकीय धर्म था वो शैव धर्म था।
आगे बढ़ते हैं। मौखरी वंश के अन्य प्रमुख शासकों को हम लोग देखते हैं। तो मौखरी वंश के अन्य प्रमुख शासकों में कौन कौन से शासक हैं, इसको हम लोग देखते हैं। तो इस वंश का जो संस्थापक है वो तो हरिवर्मा है ही है। हरिवर्मा के बाद में इनका क्रम याद रखना बहुत जरूरी है, ये पूछता है। दो तीन शासकों का नाम भी याद कर लो तब भी बहुत बड़ी बात है। आदित्य वर्मा। तीसरा जो शासक है वो है ईश्वर वर्मा है। इस वंश का सबसे प्रमुख शासक कौन है? ईश्वर वर्मा इस वंश का प्रमुख शासक है। यह पहला शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। ईश्वर वर्मा पहला स्वतंत्र शासक था कहीं ना कहीं, और इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। ये पहला क्या था? ये पहला स्वतंत्र शासक था ईश्वर वर्मा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में ईशान वर्मा, ईशान वर्मा के बाद में सर्व वर्मा, फिर अवंती वर्मा और फिर गृह वर्मा शासक बना था। गृह वर्मा के बारे में देखिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये। गृह वर्मा का विवाह थानेश्वर नरेश प्रभाकर वर्धन की पुत्री राजश्री से हुआ था। किससे हुआ था? राजश्री से हुआ था। ये हर्षवर्धन की बहन थी और प्रभाकर वर्धन की क्या थी? पुत्री थी। ये प्रभाकर वर्धन कहाँ का था? तो ये थानेश्वर का था। थानेश्वर कहाँ पड़ता है? तो हरियाणा में पड़ता है। उल्लेख मिलता है कि उत्तर गुप्त शासक देवगुप्त गृह वर्मा की हत्या करके राजश्री को जेल में बंद कर दिया था। क्या उल्लेख मिलता है? उल्लेख मिलता है कि उत्तर गुप्त शासक यानी परवर्ती गुप्त शासक, यानी जो गुप्तों में मुख्य शासक थे, उसके बाद में कमजोर शासक आए और उसी में एक शासक का नाम मिलता है जिसका नाम है देवगुप्त। इसने इस गृह वर्मा की क्या कर दी? हत्या कर दी। और इस गृह वर्मा की रानी कौन है? तो इस गृह वर्मा की रानी है राजश्री। और इस राजश्री को क्या कर दिया था? कन्नौज की जेल में इसने कैद कर दिया था। ठीक, आगे। आगे एक नया वंश आप लोगों के बीच में आ रहा है। ये है थानेश्वर का वर्धन वंश। एक तरीके से गुप्तोत्तर काल में सबसे ताकतवर राजवंश यही वर्धन वंश है। इसको हम लोग पुष्यभूति वंश के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पुष्यभूति वंश के नाम से भी जानते हैं। अब यह जो थानेश्वर का वर्धन वंश है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इसलिए इसको पुनः आप लोगों को देखना है। आइए देखते हैं इसको। इस वंश का संस्थापक कौन है? तो इस वंश का जो संस्थापक है उसका नाम है नरवर्धन। इसके अलावा इस वंश का प्रमुख शासक है राजवर्धन प्रथम, आदित्य वर्धन और प्रभाकर वर्धन और राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। ये प्रमुख शासक हैं। और इसमें जो सबसे ज्यादा चर्चित शासक रहे थे वह प्रभाकर वर्धन रहा था, राज्यवर्धन रहा था और हर्षवर्धन रहा था। अब यह जो वर्धन वंश है इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है अस्थानेश्वर, और अस्थानेश्वर कहाँ है? हरियाणा है। और इसकी द्वितीयक राजधानी यानी इसकी एक दूसरी राजधानी भी है, और इसकी दूसरी राजधानी क्या है? कन्नौज, जिसको महोदय नगर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यह जो अस्थानेश्वर का या थानेश्वर का वर्धन वंश है, इसकी जानकारी पुरातत्वों के माध्यम से मिलती है, और पुरातत्व में साहित्य भी है और विदेशी साहित्य भी है, पुरातत्व में अभिलेख भी हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। साहित्यिक साक्ष्य के रूप में आप लोग देखेंगे तो दो एक तरीके से स्रोत हैं विद्यमान। इसमें बाण भट्ट हैं,
ये जो बाण भट्ट हैं ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि या राज कवि हैं। इन्होंने एक साहित्य लिखी थी और इसका नाम है हर्षचरित। इसमें हर्षवर्धन का विवरण मिलता है। इसके अलावा इन्होंने एक दूसरी पुस्तक लिखी थी, इस पुस्तक का नाम है कादंबरी सौरभम, इसका पूरा नाम है। इसके अलावा इन्होंने एक पुस्तक और लिखी थी, इसका नाम है चंडी शतक। ये जो बाण भट्ट थे इनकी 3 पुस्तकों को हमने बता दिया। यहाँ पे कुल कितनी पुस्तकें हैं? 3 पुस्तकें हैं, हर्षचरित, कादंबरी सौरभम और एक और पुस्तक है जिसका नाम है चंडी शतक। किसने लिखा इसको? इसको बाण भट्ट ने लिखा, जो हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। इसके अलावा जो हर्षवर्धन था वो शासक होने के साथ साथ में साहित्य में भी बहुत रुचि रखता था, इसलिए इसने भी 3 पुस्तकों को लिखा था। इसका नाम है प्रियदर्शिका, नागानंद और इसके बाद में रत्नावली। इसके बाद में आप लोग देखेंगे कि बौद्ध ग्रंथों से भी हर्षवर्धन या थानेश्वर वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और एक बौद्ध ग्रंथ का नाम यहाँ पे मिल रहा है आपको, आय श्री मंजू श्री कल्प। क्या नाम है? आय श्री मंजू श्री कल्प। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो बाण भट्ट है इसने हर्षचरित, कादंबरी सौरभम और चंडी शतक नामक पुस्तकों यानी साहित्यों की रचना की थी। इसमें बाण भट्ट हर्ष का दरबारी कवि था। यह शैव मतावलंबी था। यह जो बाण भट्ट था यह भगवान शिव की पूजा करता था। यह इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली बात है। इसके अलावा आइए देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों को। यह जो हर्षचरित है, हर्षचरित कुल 8 उच्छ्वासों या अच्छवासों में विभाजित है। और उच्छ्वास को अध्याय कहा जाता है, उच्छ्वास को टॉपिक कहा जाता है। यानी जो हर्षचरित है इसमें कुल कितने टॉपिक हैं? तो आप कहिए कुल 8 टॉपिक हैं। इसमें 8 अध्याय हैं जिसको उच्छ्वास या अच्छ्वास के नाम से जाना जाता है। इसमें प्रथम जो 3 भाग हैं या प्रथम 3 उच्छ्वास हैं उसमें बाण भट्ट ने अपनी अपनी यानी स्वयं की, जबकि अंतिम 5 भाग में हर्षवर्धन के जीवन चरित्र को लिखा है। किसको लिखा है? जीवन चरित्र को लिखा है। यानी एक तरीके से यह हर्षवर्धन की भी कहीं ना कहीं आप देखोगे तो क्या है, इसमें जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। और यह जो बाण भट्ट है ये एक अपनी भी आत्मकथा का कहीं ना कहीं इसमें विवरण करता है। तो शुरुआत में अपनी, जबकि अंतिम 5 भागों में यह हर्षवर्धन के बारे में बताता है, उसका जीवन चरित्र लिखता है यानी जीवनी लिखता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले कि निम्नलिखित में से हर्षवर्धन की जीवनी कौन है, तो हर्षचरित हर्षवर्धन की जीवनी भी है। और किसकी जीवनी है? तो बाण भट्ट की भी जीवनी है। आगे बढ़ते हैं भैया। इसके अलावा ये जो कादंबरी सौरभम है बाण भट्ट का शीर्ष उपन्यास है, श्रेष्ठ उपन्यास है। बाण भट्ट का क्या है? उपन्यास है, श्रेष्ठ साहित्य है, आप लोग यह भी कह सकते हैं। साहित्यों में सर्वश्रेष्ठ साहित्य यही कादंबरी सौरभम है। किसने लिखा? बाण भट्ट ने लिखा था। हर्षचरित में तुला पंथ, माघ घंटी यंत्र या रहट को सिंचाई के साधन के रूप में उल्लेख मिलता है। पंचतंत्र में भी रहट का उल्लेख मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ? यह जो हर्षचरित है, हर्षचरित में तुला यंत्र का उल्लेख मिलता है और घंटी यंत्र का भी उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? घंटी यंत्र का भी उल्लेख मिलता है। और किसका उल्लेख मिलता? रहट का भी उल्लेख मिलता है। किसके रूप में? सिंचाई के साधन के रूप में। और आप लोगों ने देखा होगा पंचतंत्र, और पंचतंत्र को किसने लिखा था? पंचतंत्र को विष्णु शर्मा नामक एक बड़े साहित्यकार ने लिखा था। विष्णु शर्मा ने लिखा था पंचतंत्र को। और इसी में चालाक लोमड़ी की कहानी का वर्णन है। किसका वर्णन है? चालाक लोमड़ी की कहानी का इसी में विवरण है। चालाक लोमड़ी की कहानी का इसी में विवरण है। अब ये घंटी यंत्र क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि प्राचीन काल में ये जो कुएं होते थे, ये कुएं होते थे
अब ये जो कुआं है, इनका जो ऊपरी सिरा है, ये तो कुएं की गहराई हो गई पूरी, ठीक। अब ये इसका ऊपरी सिरा हो गया, तो यहाँ पे ऊपरी सिरे पे बिल्कुल यहाँ पे एक संरचना इस तरीके से बनाई जाती थी, ये चाहे पत्थर का टुकड़ा हो या लकड़ी का टुकड़ा हो। और यहीं पे इस कुएं के इस तरफ से भी और इस तरफ से एक नाली बनाई जाती थी, यहां से पानी निकलता था कुएं से। कैसे निकलता था? कहा जाता है कि इसी में कुछ गड़ारीदार संरचना होती थी, और इसी गड़ारी में आप लोग देखोगे तो कई बार लोहा, कई बार रस्सी को एक डिब्बे के रूप में यहाँ पे इसको ऐसे कर दिया जाता था। अब ये ऐसे चलता था, इधर से चलता था, इधर से ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, और इसमें टोकरी, एक बास्केट बनी होती थी। अब जैसे ही ये टोकरी यहाँ आती थी, इसका ऊपरी सिरा खुल जाता था और पानी यहाँ पे निकल जाता था, और यहाँ से सतह से, जो निचली सतह है, यहाँ से इस टोकरी में पानी आ जाता था। यही है घंटी यंत्र, और इसी को रहट कहा गया। अभी मैं आपको बताता हूं कि हमारे समय में भी इस घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था। अब तो हैंड पंप आ गए, अब तो नलकूप आ गए। इस नलकूप के पहले यही था। चाहे वो कोई बड़ा मंदिर हो या कोई भी एक तरीके से सामुदायिक भवन हो, उसमें कुएं होते थे, और कुएं में एक तरीके से हौज बनाया जाता था, और इसी द्वारा पानी निकाल के वहां पे रखा जाता था। यही होता है घंटी यंत्र। हालांकि अब तो कुएं देखने को भी नहीं मिलते जल्दी से, तो इसको ध्यान रखना। बाण भट्ट ने इस घंटी यंत्र का उल्लेख किया है, ये पूछा भी गया है क्वेश्चन के रूप में। अब हम लोग पहुंचते हैं पुष्यभूति की वंश के इतिहास पर। तो ये जो पुष्यभूति वंश है, ये मुख्य रूप से चर्चा के रूप में किसके समय में आया था? तो प्रभाकर वर्धन के समय में आया था। यह जो प्रभाकर वर्धन है, इसके दो पुत्र हैं और एक पुत्री है। पहला जो पुत्र है उसका नाम है राज्यवर्धन, दूसरा जो पुत्र है उसका नाम है हर्षवर्धन, और इसकी एक पुत्री है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है राज्यश्री। यानी हर्षवर्धन के पिता का नाम क्या है? तो प्रभाकर वर्धन है। राज्यवर्धन इसका बड़ा भाई है, और इसकी छोटी बहन राज्यश्री है। इस तरीके से भी याद करना है आप लोगों को। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इनके बारे में कुछ अन्य जानकारियों को देखते हैं। देखते हैं प्रभाकर वर्धन जी क्या करते हैं। तो ये जो प्रभाकर वर्धन है, इनकी उपाधि क्या है? इनकी उपाधि है हूण हरिण केसरी, और इनकी एक और उपाधि है प्रतापशील। यानी इन्होंने भी हूणों को कहीं ना कहीं पराजित किया था, और पराजित करने के बाद में ही हूण हरिण केसरी की उपाधि धारण की, हूणों को पराजित करने वाला। और इसकी एक और उपाधि है प्रतापशील। प्रभाकर की पुत्री का विवाह मौखरी वंश के शासक गृहवर्मा, जो हम लोग पढ़ चुके, उसी से क्या हुई थी? इस राज्यश्री का विवाह प्रभाकर वर्धन ने कर दिया था। और यह जो गृहवर्मा था, आप लोगों ने देखा हमने पहले भी कि इसी की देवगुप्त ने हत्या कर दी थी। यह देवगुप्त कौन था? यह परवर्ती गुप्त वंश का शासक था, और राजश्री को इसने क्या किया था? कन्नौज की जेल में बंद कर दिया था। और यह जो गृहवर्मा था, यह कन्नौज का शासक था मौखरी वंश का। प्रभाकर वर्धन की पत्नी और हर्षवर्धन की माता यशोमती सती हो गई थी, ये भी ध्यान में रखिएगा। और कब सती हुई थी? 608 ईस्वी में सती हो गई थी। कौन? यशोमती। यानी हर्षवर्धन की माता का नाम क्या था? यशोमती, और ये सती हो गई थी, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अन्य बातें देखते हैं। अन्य बातों को हम लोग देखते हैं। प्रभाकर वर्धन की जब मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के बाद इसका बड़ा पुत्र कौन था? राज्यवर्धन था। तो यही इस वंश का शासक बना। राज्यवर्धन की उपाधि क्या है? परम सौगात की। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। यह महात्मा बुद्ध का उपासक था, यानी बौद्ध धर्म का उपासक था। राज्यवर्धन ने देवगुप्त की तो हत्या कर दी, लेकिन
इस समय बंगाल का एक गौड़ वंश का शासक था और इसका नाम था शशांक। शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी। क्या किया? राज्यवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी। क्यों हत्या कर दी? क्योंकि देवगुप्त ने इसकी इसके बहनोई की हत्या कर दी थी, जिसका नाम गृहवर्मा था। तो इससे राजवर्धन ने इस देवगुप्त के ऊपर आक्रमण कर दिया और इसकी हत्या कर दी। और ये जो देवगुप्त था, यह इस शशांक का क्या था? इस शशांक का कहीं ना कहीं साथी था, मित्र था। इसीलिए शशांक ने जब यह समझा कि इसने देवगुप्त की हत्या कर दी, तो शशांक ने इस समय आक्रमण करके इस राज्यवर्धन की हत्या कर दी। ये शशांक कौन था? तो ये बंगाल का शासक था। कहाँ का शासक था? यह बंगाल का शासक था। बंगाल में यह गौड़ वंश का शासक था, यह भी ध्यान रखना है। शशांक गौड़ वंश का शासक है। राज्यवर्धन पुष्यभूति वंश का शासक है। देवगुप्त परवर्ती गुप्त वंश का शासक है। तीनों को क्लैरिटी के साथ में याद रखना है, किताबों में पढ़ने से जल्दी से क्लियर नहीं होता। अब इसका जो चक्रवर्ती सम्राट है, इसको हम लोग देखते हैं। और इसका जो चक्रवर्ती सम्राट है उसका नाम है क्या? उसका नाम है हर्षवर्धन। इसका समय काल क्या होता है? यह भी यूपीएससी में पूछा गया। 606 से 647 ईस्वी का समय काल है। एक बड़ा समय काल है। ये एक तरीके से प्राचीन भारत का अंतिम महानतम शासक है। क्या है? अंतिम महानतम शासक है ये। इसकी उपाधि क्या है? इसकी उपाधि है मगध राज की। इसकी और एक उपाधि मिलती है सकलोत्तरपथनाथ, इसकी उपाधि है। और भारतीय हातिम भी इसे कहा जाता है। ये एक तरीके से इस्लाम की धार्मिक उपाधि है, लेकिन यह भी धर्म के परिप्रेक्ष्य में एक अच्छा धर्म, ये भी एक तरीके से एक नया धर्म और धर्म के परिप्रेक्ष्य में उदार भी था, इसलिए हातिम की उपाधि मिली है इसे। इसे शिलादित्य भी कहा जाता है। और शिलादित्य इसे किसने कहा? तो ह्वेनसांग ने कहा, जो इसके दरबार में चीनी यात्री के रूप में भारत आया था। इसने परम माहेश्वर और परमेश्वर दोनों की उपाधि धारण की थी, जो शैव धर्म से संबंधित है। तो ये हो गई हर्ष की क्या उपाधियां। कई उपाधियां हैं, याद रखना है। इसमें से शिलादित्य मुख्य उपाधि है, इसको जरूर याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हर्ष के अभिलेखों को देखते हैं हम लोग। हर्ष के कुछ अभिलेख हैं। हर्ष के अभिलेखों में 2 ताम्रपत्र अभिलेख हैं और कुछ सिक्के हैं। तो हर्ष के जो ताम्रपत्र अभिलेख हैं, ये एक है, इसका नाम है बांसखेड़ा अभिलेख। ये शाहजहांपुर से मिला है। ये 628 ईस्वी में इसको इस हर्ष ने स्थापित करवाया था। शाहजहांपुर कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। और एक है मधुबन अभिलेख। ये कहाँ से मिला है? ये उत्तर प्रदेश के मऊ से मिला हुआ है और ये 631 ईस्वी का है। इसके अलावा इसके नालंदा से सिक्के मिले हुए हैं। नालंदा के अलावा भिटौरा से भी सिक्के मिले हुए हैं। भिटौरा कहाँ है? यह उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये चर्चा में है, इसलिए पूछा जा सकता है यहाँ से क्वेश्चन। इसके अलावा इसके सिक्के और कहाँ से मिले हैं? तो फर्रुखाबाद से मिले हैं। और फर्रुखाबाद कहाँ है भैया? तो फर्रुखाबाद यूपी में है। यहाँ से भी इसके सिक्के मिले हैं। तो इसके 2 अभिलेख हैं, एक मधुबन अभिलेख है और दूसरा बांसखेड़ा अभिलेख है। और इसके सिक्के कहाँ से मिले? नालंदा, जो कि बिहार में वर्तमान में जिला भी है, यहाँ से भी मिला है। भिटौरा से भी मिला है और फर्रुखाबाद से भी मिला है। सोनीपत पानीपत से भी इसके सिक्के मिले हुए हैं, जो कि हरियाणा में स्थित है। अब आइए देखते हैं हर्षवर्धन का साम्राज्य विस्तार। अपने बड़े भाई राज्यवर्धन के बाद में यह जो हर्षवर्धन था, यह शासक बना था। यह प्राचीन भारत का अंतिम हिंदू हिंदू सम्राट था, जो ना ही कट्टर था और ना ही पूरे देश का शासक था। ये भी ऐसे ऐसे एज इट इज इसी लाइन में क्वेश्चन पूछा गया है। प्राचीन भारत के उस शासक का नाम बताइए जो ना तो कट्टर शासक है और ना ही पूरे देश का शासक है। तो ये कौन है? ये हर्षवर्धन है। इसके राज्य में कश्मीर नहीं था। यह भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। कश्मीर इसके राज्य में नहीं था।
इसके अलावा 606 ईस्वी में इसने हर्ष संवत चलाया है, अपने नाम से एक संवत चलाया। जैसे गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया, जैसे शक संवत कुषाण शासक कनिष्क ने चलाया, वैसे इसने भी क्या चलाया था अपने समय में, लेकिन 606 ईस्वी में। और यह जो हर्ष संवत है यह इसके राज्याभिषेक का द्योतक है। किसका द्योतक है? यह इसके कौरव नेशन का द्योतक है। राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में जब इसने अपना राज्याभिषेक किया 606 ईस्वी में ही तो इसने राज्याभिषेक किया था अपना। और इसका जो समय काल है वो 606 ईस्वी से प्रारंभ होता है, 606 ईस्वी में समाप्त होता है। तो ये किसका द्योतक है? ये कहीं ना कहीं इसके राज्याभिषेक या कोरोनेशन का द्योतक है। इसके उपलक्ष्य में ही तो इसने यह हर्ष संवत चलाया था। अब एक घटना इसके समय में यह घटित होती है कि जब एक तरीके से जो शशांक होता है वो राज्यवर्धन की भी हत्या कर देता है, और शशांक का जो मित्र देवगुप्त होता है वह इसकी बहन के पति ग्रह वर्मा की भी हत्या कर देता है। तो यह जो इसकी बहन है राज्यश्री, इसको कन्नौज की जेल में बंद कर देता है। लेकिन हर्षवर्धन को सूचना मिलती है कि ये इसकी जो बहन है राज्यश्री, ये सती होने के लिए ये कन्नौज के जंगलों में निकल चुकी है। और इसके सती होने की सूचना कौन देता है? यह जो हर्षवर्धन है इसका एक ममेरा भाई है। इस ममेरे भाई का नाम क्या है? भंडी या भिंड। इसके ममेरे भाई का नाम क्या है? भंडी। यही सूचना देता है। अब ऐसे में जैसे ही यह सत्ता को प्राप्त करता है इसके सामने एक नया चैलेंज बन के खड़ा हो जाता है इसकी बहन राज्यश्री के रूप में। अब सबसे पहले काम इसने यही किया कि अपनी राज्यश्री नामक बहन को खोजे। ऐसे में एक बौद्ध विद्वान था और इस बौद्ध विद्वान का नाम था दिवाकर मित्र। इस दिवाकर मित्र ने सूचना दी कि यह जो राज्यश्री है यह कन्नौज के जंगल में वास्तव में सती होने जा रही है। इसने लोकेशन यानी स्थिति इसकी बताई। ऐसे में इसी दिवाकर मित्र की सहायता से, देखो दोनों क्वेश्चन अलग हैं, इसने भी जानकारी दी लेकिन इसकी सहायता से हर्षवर्धन ने अपनी बहन राज्यश्री को खोज लिया और वह सती होने ही जा रही थी। ऐसे में राज्यश्री सती नहीं हुई, उसने हर्षवर्धन की बात को माना, लेकिन वो हर्षवर्धन के साथ थानेश्वर या अस्थानेश्वर नहीं गई। ऐसे में उसने एक शर्त रखा कि भाई हम कन्नौज में ही रहेंगे। तब हर्ष ने अपनी राजधानी को कन्नौज में स्थानांतरित किया और कन्नौज में अपनी बहन के साथ में हर्ष ने शासक किया था। तो ये एक तरीके से वर्धन वंश में, ये पुष्यभूति वंश में आप लोग देखेंगे तो महिला और पुरुष कि एक साथ शासन करने की एक जो बात आपको दिखाई पड़ रही है, ये हालांकि प्राचीन काल में आपको चालुक्यों में दिखाई पड़ेगी, आपको सातवाहन शासकों में भी दिखाई पड़ेगी, लेकिन वही बात यहाँ पे भी आपको दिखाई पड़ रही है। ठीक यही बात यहाँ पे लिखी है। बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र है, भंडी ने यह सूचना दी, इस प्रकार कन्नौज लौटा और इसको राजधानी बनाया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यह जो हर्षवर्धन था इसने बल्लभी के साथ में युद्ध किया था, बल्लभी के राजा से युद्ध किया था। और बल्लभी का इस समय जो शासक था वह ध्रुवसेन द्वितीय था। हर्षवर्धन ने प्रारंभ में ध्रुवसेन द्वितीय को क्या किया? पराजित कर दिया था। लेकिन बाद में अपनी पुत्री का विवाह ऐसी ध्रुवसेन से कर दिया। पहली बार तो पराजित कर दिया, लेकिन बाद में हर्ष ने अपनी पुत्री का विवाह इसी ध्रुवसेन द्वितीय से कर दिया। ये कौन है भैया ध्रुवसेन द्वितीय? ये बल्लभी के मैत्रक वंश का शासक है। बल्लभी संबंध हर्ष और पुलकेशिन, बल्लभी संबंध हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच के युद्ध का कारण बना। देखिए यह जो बल्लभी संबंध है इसका मतलब क्या है? मतलब बल्लभी का जो राजा ये था इससे जब अपनी पुत्री का विवाह किया तो एक तरीके से ये गुजरात का, कहीं ना कहीं गुजरात के क्षेत्र तक इसकी पहुंच हो गई।
और इस समय जो गुजरात का प्रसिद्ध वंश है, गुजरात का जो प्रसिद्ध वंश है, उसके परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो यहाँ पे चालुक्य वंश की सत्या है। और यह जो चालुक्य वंश का प्रमुख शासक है, यह कौन है? इस समय पुलकेशिन द्वितीय इस वंश का प्रमुख शासक है। कौन है भैया यहाँ का प्रमुख शासक? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय यहाँ का प्रमुख शासक है। अब जब पुलकेशिन द्वितीय ने यह जाना कि जो वल्लभी यानी हमारे पड़ोस में ही जो हर्षवर्धन उत्तर भारत का शासक है, वह अपने संबंध स्थापित कर रहा है, तो ऐसे में ये पुलकेशिन द्वितीय चिढ़ गया। और फिर पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किया? इस हर्षवर्धन के ऊपर आक्रमण कर दिया। और पुलकेशिन द्वितीय एवं हर्षवर्धन के बीच में जो युद्ध हुआ, वह नर्मदा नदी के किनारे हुआ। किस नदी के किनारे हुआ? नर्मदा नदी के किनारे हुआ। इस युद्ध में जो हर्षवर्धन था वो पराजित हो गया था। पराजित किसने किया था? इसी पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित कर दिया था, जो चालुक्य वंशीय शासक है। अब हर्ष पहली और अंतिम बार इसी पुलकेशिन द्वितीय से ही पराजित हुआ था। ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछा है। कहां पराजित हुआ? नर्मदा नदी के तट पर। आगे बढ़ते हैं भैया। तो कहां पे युद्ध हुआ? नर्मदा नदी के तट पे इन लोगों के बीच में युद्ध हुआ। इस युद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है? ऐहोल अभिलेख में मिलता है। ऐहोल अभिलेख किसका है? इसी पुलकेशिन द्वितीय का है। इस युद्ध का वर्णन मिलता है। इस युद्ध में हर्षवर्धन हार गया। अब ये जब पुलकेशिन द्वितीय ने इसको पराजित कर दिया, तो इसी समय इसने परमेश्वर की उपाधि धारण की। परमेश्वर की उपाधि पुलकेशिन को पुलकेशिन ने हर्षवर्धन की विजय के उपलक्ष्य में धारण की थी। हर्षवर्धन को पराजित करने के उपलक्ष्य में धारण की थी। यानी हर्षवर्धन को जब पराजित कर दिया, तो इसी के उपलक्ष्य में इसने किसकी भी उपाधि धारण की? परमेश्वर की उपाधि धारण की। किसने ये उपाधि धारण की? इसी पुलकेशिन द्वितीय ने। इसको भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन के अंतरराष्ट्रीय संबंध ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी उपयोगी है, इसीलिए पुनः आप लोगों के बीच में यह क्लास हो रही है। हर्षवर्धन के अंतरराष्ट्रीय संबंध। वर्ष 641 ईस्वी में हर्षवर्धन ने चीन के सम्राट ताई सुंग, ध्यान रखिएगा, कब भेजा? 641 ईस्वी में चीन के सम्राट ताई सुंग के दरबार में एक ब्राह्मण दूत को भेजा था। यानी दूत जो था वो ब्राह्मण जाति का था। ठीक, इसके प्रति उत्तर में क्या हुआ? चीनी सम्राट ने लियांग होई किंग, ध्यान रखिएगा, लियांग होई किंग को अपना दूत बनाकर हर्ष के दरबार में भी भेजा था। प्रति उत्तर में चीनी सम्राट का एक अन्य दूत मंडल 643 ईस्वी में भी भारत आया था। यानी चीनी सम्राट के दो दूत मंडल भारत आए थे। किसके समय में? हर्षवर्धन के समय में। यह इंपॉर्टेंट है। इसने कब भेजा? 641 ईस्वी में। और प्रति उत्तर में दो दूत मंडल चीनी सम्राट ने भारत को भी भेजा था। आगे बढ़ते हैं भैया। हर्षवर्धन और साहित्य। तो शासक तो है ही है, शासक होने के साथ साथ में इसको साहित्य में भी रुचि है, इसीलिए इसे साहित्यिक सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा हर्ष एक बढ़िया सुलेखक था, यानी लेखन क्रिया में भी इसको ज्यादा रुचि थी। और हर्ष क्या था? हर्ष बांसुरी वादक भी था। बांसुरी को भी बजाता था। कौन? हर्ष। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे अकबर नगाड़ा बजाता था, औरंगजेब बीड़ा बजाता था, समुद्रगुप्त भी बीड़ा बजाता था, उसी तरीके से हर्षवर्धन क्या बजाता था? बांसुरी बजाता था। खूब पूछता है इसको। और हर्ष को क्या कहा गया? कबींद्र कहा गया। कवि धन इंद्रा बराबर कबींद्र कहा गया। ठीक। हर्ष ने 3 नाटक लिखे थे। एक का नाम था नागानंद, एक का नाम था प्रियदर्शिका, और एक का नाम था रत्नावली। तीनों को याद रखिएगा, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। आगे बढ़ते हैं भैया। देखते हैं इन ग्रंथों में क्या विवरण मिलता है।
एक है नागानंद, दूसरा है प्रियदर्शिका और तीसरा कौन है? तीसरा है रत्नावली। यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। जो नागानंद है इसमें बौद्ध धर्म के बारे में बताया है। किसने? हर्षवर्धन ने। इसमें वत्सराज उदयन के अंतःपुर और प्रणय कथा का विवरण है। अंतःपुर राजा का एक तरीके से वास स्थल होता है या निवास स्थल होता है या व्यक्तिगत निवास होता है। और इसमें प्रियदर्शिका में एक राजा है जिसका नाम है उदयन, और कहाँ का राजा है? वत्स जनपद का राजा है। इसकी प्रणय कथा यानी प्रेम कथा के बारे में इसमें वर्णन किया गया है, ये पूछा जा सकता है। इसके बाद में एक तीसरा इसका नाटक है रत्नावली। इसमें वत्सराज उदयन और उसकी रानी वासव दत्ता की परिचारिका नागनिका की प्रणय कथा का वर्णन। नागनिका की प्रणय कथा का वर्णन है। ठीक, ध्यान रखना, नागनिका क्या थी? परिचारिका थी, इंपॉर्टेंट है वो। एक और इंपॉर्टेंट बात देखते हैं। हर्ष के दरबार में ही बाण भट्ट रहते थे। इन्होंने हर्षचरित और कादंबरी सौरभम की रचना की थी और चंडी शतक की भी रचना की थी। इसको भी हम लोगों ने देखा है। हर्ष के दरबार में सूर्य शतक के लेखक भी रहते थे। इनका नाम क्या था? सूर्य शतक के लेखक का नाम मयूर था। ये भी हर्ष के दरबार में भी रहते थे। इसके अलावा आप लोग देखेंगे तो कुमारिल भट्ट, कुमारिल भट्ट और ब्रह्मगुप्त भी इसी के दरबार में रहते थे। कुमारिल भट्ट जो सांख्य दर्शन का बहुत बड़ा प्रवर्तक है, कुमारिल भट्ट, ये भी किसके दरबार में रहता था? ये हर्षवर्धन के दरबार में रहता था। कौन? कुमारिल भट्ट। आगे बढ़ते हैं, हर्ष की अन्य गतिविधियों को देखते हैं, हर्ष के धर्म को देखते हैं और इसकी अन्य नीति को देखते हैं। तो हर्ष का जो कुल देवता है वो कौन है? वो शिव है, यानी शैव धर्म इसका राजकीय धर्म है। अभिलेखों में भी इसे किसके नाम से घोषित किया गया है? परमाहेश्वर कहा गया है इसे, यह इसकी उपाधि भी है। हर्ष के सिक्कों पर शिव की आकृति मिलती है, नंदी की आकृति मिलती है और त्रिशूल की भी आकृति मिलती है। शिव, नंदी, जो शिव का बैल था नंदी, और शिव का जो औजार था त्रिशूल, इसकी आकृति मिलती है। इसके अलावा जब ये हुएनसांग के प्रभाव में आया तो हर्षवर्धन बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। यानी प्रारंभ में हर्ष शैव धर्म में अपनी आस्था रखता था, लेकिन जब यह चीनी यात्री हुएनसांग के प्रभाव में आया तो यह बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। अब हर्षवर्धन और हुएनसांग, यह चीनी यात्री है हुएनसांग, यह भारत आता है। इसका जन्म स्थान क्या है? चीन लियू इसका जन्म स्थान है। और चीन लियू कहाँ स्थित है? होनन प्रांत में स्थित है। चीन में होनन प्रांत में चीन लियू में इसका यानी हुएनसांग का जन्म हुआ था। इसका उपनाम क्या है? तीर्थ यात्रियों का यह राजकुमार है, या प्राचीन भारतीय यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो हुएनसांग को ही कहा जाता है। इसे नीति का पंडित भी कहा जाता है। नीति का पंडित किसे कहा जाता है? हुएनसांग को ही कहा जाता है। इसका जो यात्रा संस्मरण है या इसकी जो प्रमुख पुस्तक है उसका नाम है सी यू की। इसी में इसने अपनी यात्रा का विवरण किया है व्यापक रूप से। यह 629 ईसा ईस्वी में भारत आया था और 645 ईस्वी तक करीब करीब भारत में रहा था। तो इस तरीके से ये 15 वर्षों तक भारत में रहा था। कुल कितने वर्षों तक भारत में रहा था? 15 वर्षों तक भारत में रहा था। ठीक, यात्रा वर्ष आप कह लीजिए कि 16, लेकिन भारत में रहा कितने वर्ष? 15 वर्ष रहा। दोनों चीजें अंतर है। जब यात्रा शुरू की और यात्रा इसकी खत्म हुई तो इसमें तो 16 वर्षों का समय लग गया ना, लेकिन भारत में कुल कितने वर्षों तक वास्तविक रूप में रहा? तो 15 वर्षों तक यह भारत में रहा था। आगे विशेष क्या है हुएनसांग के बारे में? हुएनसांग भारत में, हुएनसांग जब भारत आया
तो इसका गंगा नदी के तट पर डाकुओं ने अपहरण कर लिया था। अब डाकुओं से बड़ी मन्नतें की, बड़ी प्रार्थनाएं की, तब डाकुओं ने इसको छोड़ा था। ह्वेनसांग बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए और बौद्ध तीर्थ स्थलों को देखने के लिए भारत आया था। जो बौद्ध तीर्थ स्थल हैं वो भारत में ही हैं, और जो बौद्ध ग्रंथ हैं वो भी भारत में ही हैं। तीर्थ स्थलों में चाहे वो कुशीनगर हो, चाहे वो सारनाथ हो, चाहे वो लुम्बिनी वन हो, चाहे वो बोध गया, वो सब भारत में ही है। इसके अलावा बौद्ध ग्रंथ भी भारत में ही हैं। और ये एक तरीके से चीनी सम्राट को इसने बताया नहीं था, ये चोरी से यात्रा करने भारत आया था। और जब ये चाइना पहुंचा 645 ईस्वी में, तो चीनी सम्राट ने इसका भव्य स्वागत किया था। हुएनसांग ने अपना यात्रा संस्मरण में, यानी जो इसका ग्रंथ है सीयू की, इसमें भारत की आकृति अर्धचंद्राकार बताई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की आकृति क्या बताई है, भारत कैसे है, अर्धचंद्राकार इसकी आकृति है। यानी फुल चंद्रमा नहीं, फुल चंद्रमा नहीं, अर्धचंद्राकार भारत की आकृति है। किसमें यह बताया? ये हुएनसांग ने बताया, सीयू की नामक ग्रंथ में इसने बताया। इसके अलावा ये जो हुएनसांग है, हुएनसांग ने हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा है। क्या कहा है? शिलादित्य कहा है। अब ये उपाधि भी है किसकी? हर्षवर्धन की, और हर्षवर्धन को शिलादित्य यही कहता है। ये हुएनसांग कहता है कि इस समय जो मतिपुर है और सिंध भारत में स्थित है, यहाँ का जो राजा है वो कौन है? वो शूद्र जाति का है। तो हुएनसांग ने मतिपुर और सिंध के राजा को शूद्र बताया। ये भी आपके एग्जाम में पूछा है, दो क्षेत्रों के राजा को ही शूद्र बताया है। इसके समय में नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे शीलभद्र, और इसने यहाँ पे शिक्षा ग्रहण की है। किसने? इसी हुएनसांग ने। यह जो हुएनसांग ने सिंचाई के लिए क्या किया है? सिंचाई के लिए जो घंटी यंत्र है या राहट है, इसका विवरण दिया हुआ है। इसके अलावा इसने नालंदा विश्वविद्यालय में कहा कि इसमें चिकित्सा की शिक्षा दी जाती है, गणित की शिक्षा दी जाती है, दर्शन, ज्योतिष और महायान धर्म की शिक्षा दी जाती है। ये पांचों पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा। महायान धर्म की, गणित की, चिकित्सा की शिक्षा अनिवार्य थी, यह सबको प्राप्त करना होता था। इसके अलावा 200 गांवों से इस विश्वविद्यालय यानी नालंदा विश्वविद्यालय का क्या चलता था? खर्चा चलता था। और इसमें प्रवेश के लिए इस समय प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाता था। इसके अलावा ये जो हुएनसांग है, हुएनसांग ने कन्नौज की धर्मसभा और प्रयाग की महामोक्ष परिषद का भी अपने साहित्य में वर्णन दिया हुआ है। यह जो हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन ने कन्नौज में एक बौद्ध सभा का आयोजन किया था। इसकी कन्नौज की बौद्ध सभा को देखते हैं। इसकी बौद्ध सभा को हम लोग देखते हैं। हर्ष ने महायान धर्म में अपनी आस्था व्यक्त की थी, और इसकी महत्ता को स्थापित करने के लिए यह सभा बुलाई थी। कहाँ पे बुलाई थी? कन्नौज में बुलाई थी। इसका अध्यक्ष कौन था? तो इसका अध्यक्ष हुएनसांग ही था, इस सभा का अध्यक्ष। सम्मेलन की अध्यक्षता के परिप्रेक्ष्य में कुछ विवाद है। अध्यक्षता को लेकर ब्राह्मणों के बीच में कुछ विवाद हुआ था, और हर्ष ने 500 ब्राह्मणों की इसी समय क्या कर दिया था? इसी समय निकाला कर दिया था देश से। कहा कि हमारे देश से भाग जाओ। ये भी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा है कि कौन ब्राह्मणों की इस शिष्टता से रुष्ट हो गया और 500 ब्राह्मणों को देश से निकाल दिया था? तो ये हर्षवर्धन ही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब प्रयाग की महामोक्ष परिषद, प्रयाग यानी प्रयागराज, इसका आयोजन हर्षवर्धन ने 635 ईस्वी में किया था। कब किया था? 635 ईस्वी में इसका आयोजन किया था। हर्ष ने दान करने के लिए प्रति 5वें वर्ष एक परिषद को बुलाया था, और ये परिषद के अलावा अब ये महामोक्ष परिषद है। ठीक, और ये जो था, ये छठवां कहीं ना कहीं अधिवेशन था।
इस अवसर पर हर्ष ने, देखिए ये महत्वपूर्ण है, किसकी पूजा की थी? महात्मा बुद्ध की पूजा की, शिव की पूजा की और सूर्य की पूजा की थी। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। महात्मा बुद्ध की पूजा की, शिव की पूजा की और सूर्य की पूजा की, तीन देवताओं की पूजा की थी इसी महामोक्ष परिषद के समय। किसने पूजा की थी भैया? इसी हर्ष ने की थी। तो हमने महामोक्ष परिषद को भी पढ़ा और इसके अलावा हमने क्या पढ़ा? प्रयाग की महामोक्ष परिषद और कन्नौज की सभा को भी पढ़ा। अब हर्ष का एक तरीके से हम लोग प्रशासन देख लेते हैं। हर्ष का जो प्रशासन था, उसके प्रशासन की 5 इकाइयां थी। ये जो केंद्र था, इस केंद्र नामक प्रशासनिक इकाई का जो प्रमुख होता था वह हर्ष स्वयं होता था, यानी सम्राट स्वयं होता था, और सारे अधिकार मुख्यतः इसी के पास होते थे। लेकिन हर्ष के प्रशासन की जो दूसरी इकाई थी वह प्रांत थी, और प्रांत को भुक्ति के नाम से जाना गया था। यह इंपॉर्टेंट है, इस समय याद रखिएगा। लेकिन जैसे आज भी आप देखेंगे तो भारत में छोटे प्रांत हैं, बड़े प्रांत हैं, तो उस समय भी छोटी भुक्ति थी और बड़ी भुक्ति थी। यानी प्रांत को 2 श्रेणियों में बांटा था। एक राजस्थानीय नाम से जाना गया और दूसरा उपरिक के नाम से जाना गया। जो राजस्थानीय थी उसको किसके नाम से जाना गया? बड़ी भुक्ति का यह प्रमुख है, और यह छोटी भक्ति का प्रमुख है, भुक्ति का प्रमुख है, उपरिक। इसे कई बार आप लोग देखेंगे तो ये जो उपरिक है ये छोटी भुक्ति का प्रमुख है। इसे उपरिक महाराज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? इसे उपरिक महाराज भी कई बार इसे कहा जाता है। ठीक, यानी छोटी भुक्ति का जो प्रमुख होता है वो उपरिक कहलाता है, और बड़ी भुक्ति का जो प्रमुख होता है वो राजस्थानीय कहलाता है। इसके अलावा तीसरी जो प्रशासन की इकाई थी उसका नाम था विषय, और विषय का प्रमुख कौन होता था? पूरे प्राचीन भारत में विषय का प्रमुख आपको विषयपति के रूप में ही मिलेगा। इसके अलावा अगली जो इकाई थी, अब इसको आपको याद रखना है, पाठक को आपको याद रखना है। गुप्त काल में यह जो तहसील होती थी, तहसील को बीथी कहा गया, लेकिन हर्षवर्धन ने इसका नाम बदला और तहसील को किसके नाम से जाना गया? पाठक के नाम से जाना गया। इसको पूछेगा तो ये बहुत कठिन होगा इसको कर पाना, तो आप लोग इस पे ध्यान दीजिए और इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए। यानी तहसील को पाठक के नाम से जाना गया। और अंतिम जो प्रशासनिक इकाई है उसका नाम है ग्राम, और ग्राम का मुखिया ग्रामिक भी होता है, इसे ग्रामपति भी बोलते हैं, ग्रामणी भी इसे बोलते हैं। तो सबसे छोटी इकाई इसमें ग्राम है, लेकिन जो याद रखने वाली बात है वो पाठक है। पाठक पीठी को कहा जाता है कहीं ना कहीं, या तहसील को कहा जाता है। ठीक, आगे। हाँ, ये प्रशासन हो गया। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें और देखते हैं हम लोग। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं। हर्ष अत्यंत परिश्रमी था, मेहनती था। कौन? हर्ष। इसके बारे में कहा गया है कि यह सत्कार्यों के समय नींद और भोजन भूल जाता था। जब यह उपयोगी काम करता था, जब यह जनता के परिप्रेक्ष्य में काम करता था, परोपकारी काम करता था, जन कल्याणकारी काम करता था, तो ये नींद भूल जाता था। तभी तो भाई प्राचीन भारत में सबसे महत्वपूर्ण शासक, प्राचीन भारत में यानी अंत में गुप्तोत्तर काल में सबसे महत्वपूर्ण शासक है ये। नींद भूल जाता था, खाना भी भूल जाता था। तो आप लोग सीखेंगे इससे कुछ क्या? इससे आप लोग कुछ सीखेंगे? नींद भूल जाइए, थोड़ा खाना पीना भी कम कीजिए। काक तिष्ठ बको ध्यानम स्वानि निंद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी। गृह को भी त्यागना पड़ता है। हालांकि ऑनलाइन का जमाना है तो घर से भी आप लोग पढ़ते रहिए। हर्षवर्धन में अशोक और समुद्रगुप्त का मिश्रण था। हर्षवर्धन जो था इसमें अशोक भी प्रारंभ में आप लोग देखेंगे तो शैव धर्म का अनुयायी था। कलहण के राज तरंगिणी से यही पता चलता है। लेकिन बाद में यह बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया, और बाद में फिर धम्म का इसने प्रचलन किया। तो आप लोग देखेंगे महामोक्ष परिषद और कन्नौज की जो धर्म सभा है वो इसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि समुद्रगुप्त की जो कुछ बातें हैं वो भी इसमें देखने को मिलती हैं। समुद्रगुप्त की जो खास बात है, समुद्रगुप्त एक साम्राज्यवादी शासक है।
उसने अपने समय काल में गुप्त साम्राज्य का पूरा विस्तार कर दिया था। उसी परिप्रेक्ष्य में हर्ष के बारे में भी यही बात कही गई है, लेकिन उसके जैसा तो नहीं है, हाँ है, क्योंकि ये पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हो चुका है। हर्षवर्धन की जो दक्षिणी सीमा थी वो नर्मदा नदी थी। नर्मदा नदी के उत्तर में कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था, और उसके ऊपर यह जाने ही नहीं देता था। हर्षवर्धन को यहीं पे तो पराजित किया था हर्षवर्धन को पुलकेशिन ने। यह उत्तर भारत का क्या था? यह हर्षवर्धन उत्तर भारत का अंतिम हिंदू और अंतिम महानतम शासक था। उत्तर भारत यानी प्राचीन भारत भी आप लोग कह लीजिए। तो ये हर्षवर्धन के साथ में ही एक तरीके से जो गुप्तोत्तर काल का संपूर्ण इतिहास है वो आप लोगों के बीच में चला गया है। अब इसमें आप लोग देखेंगे तो प्राचीन काल में जो दक्षिण भारत का इतिहास है और उसमें चोल चेर पांड्य संगम, ये सब मैं आप लोगों को इकट्ठे पढ़ाऊंगा, तो इसमें ज़्यादा कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ना मैसेज करने की ज़रूरत है। उसके लिए आप लोग चिंता मत करिएगा। पूरा जो दक्षिण भारत का इतिहास है उसको हम लोग इकट्ठा ही पढ़ेंगे, ठीक? तो आज की क्लास यहीं पे मैं समाप्त करता हूं। आप लोग क्लास में शामिल हुए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लें। ये पीडीएफ बिल्कुल एज इट इज़ आपको ऐसे ही इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप लोग अनअकैडमी में एडमिशन लेते हैं तो हमारे रेफरल कोड SANJWV का प्रयोग करें। ऐसा करने पे आपको यहाँ पे 10% की में छूट मिलेगी। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करते रहें अनअकैडमी के। आज की क्लास में शामिल होने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।